हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सितंबर मंथ में काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाली एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। 70+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने इस वीडियो में शामिल करे हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर को लेकर एक स्पेशल पैकेज हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, करंट अफेयर का ईयरली OSS पैकेज। तो फ्रेंड्स, ये जो OSS पैकेज है इसके अंदर आपको करंट अफेयर की डिटेल ई-बुक भी मिल जाती है। जो मैं आपको वीडियो आज पढ़ा रहा हूँ इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, एंड जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी आप वहाँ पर MCQ के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा आपको साल भर के लिए पूरा मिल जाता है। मात्र 199 रुपीज़ का ये पैकेज है, आप इसको एनरोल ज़रूर करिए, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस सेशन को हमारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेते हैं इस मंथ का, जो कि है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल करी है। तो फ्रेंड्स, 2024 में 17th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी हुआ है। किसके द्वारा जारी किया गया है इसे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा इसे जारी किया गया। इस इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल हैं? 133 देशों को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले 3 आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड को रखा है, दूसरे नंबर पर स्वीडन को और तीसरे नंबर पर रखा है अमेरिका को। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को इस बार जो रैंक मिली है वो मिली है 39। कौन सी रैंक मिली है? 39। इसी इंडेक्स को लेकर अगर हम 2023 में बात करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर भारत की रैंक क्या रही थी? 40 रही थी, और 2024 में क्या रही हैं? 39 रही हैं। भारत के रैंक में जो सुधार देखने को मिला है थोड़ा सा, उसका कारण निकल कर आया है कि नॉलेज कैपिटल, ग्रोइंग स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की वजह से भारत की रैंकिंग में यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। तो भारत की रैंक रही है 2024 में 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है, रेजिग्नेशन, वो दे दिया है, जिसके बाद आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है। आतिशी मार्लेना की बात करें तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो यहाँ पर आतिशी मार्लेना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद रिया सिंघा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मतलब मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो ये हर साल होती है प्रतियोगिता, और इसका उद्देश्य क्या होता है? भारतीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करना। जो भी ये खिताब जीतता है वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? रिया सिंघा। इन्होंने हाल ही में अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो है वो जीता है। अगर हम 2023 की बात करें तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 की विजेता रही थी श्वेता शारदा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर रिया सिंघा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, क्वाड की बात कर रहे हैं हम, तो क्वाड का यहाँ पर पूरा नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड की बात करें तो क्वाड समूह में 4 देश जो आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समूह की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? चारों देशों के बीच सहयोग मतलब कॉर्पोरेशन को बढ़ाना और इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर पीस, स्टेबिलिटी और फ्रीडम को बनाए रखना। इसी के साथ साथ ये जो समूह है ये इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इशू पर भी मिलकर काम करना इनका लक्ष्य है। अब बात करें कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में अभी कहाँ पर हुआ है, तो हुआ ये अमेरिका के डेलावेयर में। ध्यान रखिएगा, 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी, जापान के PM फूमियो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की अगर बात करेंगे तो उसका आयोजन कहाँ पर होगा? वो आयोजन होगा भारत में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है?
तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है वो जारी किया है। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 2024 में केरल जो है वो पहले स्थान पर आए। केरल लगातार दूसरी बार देखिए फ्रेंड्स इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आए। तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर आए एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है उसे तीसरा स्थान दिया गया है। ये इंडेक्स जो है 2018-19 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंडेक्स 5 पैरामीटर पर मापा जाता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंसेस, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ऐसे अलग अलग पैरामीटर हैं जिनसे इस इंडेक्स को मापा जाता है। ओके, तो यहाँ पर केरला बिल्कुल सही आंसर होगा। केरला पहले स्थान पर आए हैं 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिव्य कला मेले की बात करें तो ये इसका 19वां संस्करण था। इसका देखिए उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया। दिव्य कला मेले की बात करें तो इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत किया जाता है। दिव्य कला मेले में दिव्यांगन मतलब विकलांग कलाकारों की कला और शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया जाता है। इस मेले का आयोजन विकलांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो 19th दिव्य कला मेले का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो दक्षिण कोरिया के सांग वुक हाम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया। ये दूसरी बार है जब दक्षिण कोरिया जनरल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहा था, जहां पहली बार 1989 में 33वें सत्र के दौरान इसने अध्यक्षता की थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर साल किया जाता है। इस दौरान एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की जाती है। IAEA की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। यहाँ पर सांग वुक हाम जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है ये भारत के अंदर। 2024 दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो फाइनल मुकाबला इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर ये अपने नाम किया है। किसने जीता है? इंडिया ए ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2024 में निम्न में से किसे श्रीलंका का 9वां राष्ट्रपति चुना गया है? तो नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका का 9वां राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा कुमारा ने SJB के सदस्य साजिद प्रेमदासा को हराकर श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल करी है। और श्रीलंका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दूसरे दौर की मतगणना से राष्ट्रपति चुनाव के विजेता का फैसला हुआ है, क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले दौर में अनिवार्य जो 50% वोट थे वो हासिल करने में विफल रहे थे। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के 9th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनुरा कुमारा दिसानायके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो बॉलीवुड मूवी लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री दी गई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 भारतीय फिल्मों में से लापता लेडीज को बेस्ट फॉरेन फिल्म मतलब सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में चुना है। लापता लेडीज की बात करें तो इस मूवी को किरण राव ने डायरेक्ट किया है। ऑस्कर अवार्ड आप सभी को पता ही है कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। इन्हें एकेडमिक अवार्ड से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लापता लेडीज बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत की ओर से लापता लेडीज को ऑफिशियल एंट्री दी गई है ऑस्कर 2025 में। फ्रेंड्स आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी आपको कम मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था आपके लिए। मैंने आपके लिए फ्रेंड्स GS का 100 आवर का एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है कि आपकी GS का ये कंप्लीट सॉल्यूशन करता है। पिछले मैं कई सालों से इस कोर्स के ऊपर काम कर रहा था और मैंने बहुत पीछे इस पर रिसर्च करी है एंड फाइनली फ्रेंड्स 100 आवर GS जो है बाय अक्षय सर, ये आपको अब अवेलेबल होने वाला है इस दिवाली पर। तो आप सभी के लिए ये एक दिवाली बोनस है हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। आप सभी इस कोर्स को ज़रूर लें।
101% फ्रेंड्स। इसमें इतना अच्छे से मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को, ट्रिक से भी पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट से भी पढ़ाया है और टू द पॉइंट वही पॉइंट डिस्कस करे हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मेहनत से हमारी टीम ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, एडिटिंग से लेकर हर चीज़ में फ्रेंड्स काफ़ी टाइम लगा है, बट जो कोर्स आपके लिए बन के आया है वो बिल्कुल एकदम क्रीम है। इतना बेहतरीन कोर्स है कि आप लेंगे 101% आप सेटिस्फाई होंगे और आपको एग्ज़ाम के अंदर इसी कोर्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए होता क्या है, जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो 100 घंटे ऐसे मैंने आपके लिए निकाले हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो कंप्लीट आपका जीएस का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए प्लान करूंगा, आने वाले टाइम में आपको चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। और अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ हो सकता है, आखिरी मंथ, जहां पर मेरे वीडियोस आपको कम देखने को मिले, बट नवंबर 2024 से फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपको चैनल के ऊपर लगातार देखने को मिलेंगे। आने वाले टाइम में मैंने आपके लिए नॉलेजेबल सीरीज़ से लेकर टेस्ट सीरीज़ से लेकर अलग अलग बहुत काफ़ी प्लानिंग करी है, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। बस अभी मुझे इतना सा बताना था कि 100 आवर जीएस जो है फ्रेंड्स इस दिवाली पर अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको एनरोल कर पाएंगे। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान को जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान को पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर जस्टिस ताशी रब्स्तान। अच्छा, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी आईपीएस आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है, आलोक रंजन को। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश पुलिस में स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थे। आलोक रंजन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस से 1991 बैच के अधिकारी रहे हैं। इनका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल जो होगा वो 2026 तक रहेगा। एनसीआरबी की बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। देश भर में क्राइम क्रिमिनल से जुड़े जो डेटा होता है उसका संग्रहण मतलब कलेक्शन, मैनेजमेंट और एनालिसिस करने का काम होता है एनसीआरबी का। हाल ही में ध्यान रखिएगा आलोक रंजन को एनसीआरबी का डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान चिरंजीवी को 45 साल के करियर में 156 फिल्मों के 537 गानों में 24,000 डांस मूव करने के लिए दिया गया है। चिरंजीवी कोनिडेला की बात करें तो तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। 2006 में इन्हें पद्म भूषण और 2024 में हाल ही में इन्हें अभी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा चिरंजीवी, डी आंसर। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद बच्चन को यह सम्मान जो है भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। विनोद बच्चन ने बॉलीवुड मूवी तनु वेट्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट्स सनी और शादी में ज़रूर आना जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विनोद बच्चन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव जो है अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद हवाई अड्डे का नामकरण जो है वो किया जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की बात करें तो 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। तुकाराम महाराज ने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जात पात और अन्य सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया है।
तो हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रस्ताव को हाल ही में अभी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया था किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमारा दिसानायके। पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो सितंबर 2024 में हरिनी अमरसूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हरिनी अमरसूर्या को राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने शपथ दिलाई है। ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री हैं। इन्हें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने के स्थान पर चुना गया है। ध्यान रखिएगा, हरिनी अमरसूर्या। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद क्या है? देखिए फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने अभेद नामक हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। क्या है ये? बुलेट प्रूफ जैकेट है। अभेद जो यह वर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफिट। इस जैकेट को आईआईटी दिल्ली में तैयार किया गया है। इस जैकेट का वजन जो है 8.2 किलोग्राम से 9.5 किलोग्राम तक रहेगा और ये जैकेट जवानों को 360 डिग्री प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये जो जैकेट है पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सेरेमिक का यूज करके बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है इस बार की? टूरिज्म एंड पीस। देखिए, हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम जरूर दिमाग में रखिएगा, टूरिज्म एंड पीस। बहुत ही सिंपल है ये। 2023 में क्या थी थीम? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 1980 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 में इसकी थीम क्या रही है? टूरिज्म एंड पीस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो फ्रेंड, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का विकास जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत किया गया है और इसे सीडेक पुणे ने बनाया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 की सीरीज है, जिसे साल 1991 में विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही तेज और एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि बड़े और जटिल काम मतलब टास्क करने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग जो है साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट, इन सब कार्यों में किया जाता है। विश्व के अगर हम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है? फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत है। यहाँ पर हमने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करी थी। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सुपर कंप्यूटर का विकास करना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का हाल ही में लॉन्च किया गया, किस मिशन के तहत इसे बनाया गया है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ए आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। इससे पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 को नेताजी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करने का फैसला लिया था और दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम जो है वो भी बदला गया था। और वो 3 द्वीप कौन कौन से थे? हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया गया था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप किया गया था। ओके, पोर्ट ब्लेयर के इतिहास की बात कर रहे हैं हम, तो अंग्रेजों ने 1788 एडी में अंडमान सागर का सर्वे करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट जो थे आर्कीबाल्ड ब्लेयर, उनको यहाँ पर भेजा था। उन्होंने इस द्वीप का नाम पहले जो तत्कालीन वहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस थे उनके नाम पर रखा था, लेकिन बाद में इस द्वीप का नाम लेफ्टिनेंट ब्लेयर के नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर रखा गया। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 30वां ओजोन दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया और इस बार इसकी थीम थी
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन डे मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 1995 में पहला ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ओजोन डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है? ओजोन लेयर का संरक्षण करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना। ओजोन लेयर की बात करें तो पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर जो समताप मंडल होता है वहाँ पर स्थित होती है ओजोन लेयर। ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? जोरावर की बात कर रहे हैं तो ये एक लाइट टैंक है। हाल ही में DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल प्रारंभिक ऑटोमेटिव परीक्षण किया है। इस लाइट टैंक जोरावर की विशेषताओं की बात करें तो यह लाइट वेट होने के कारण ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है। इसे 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत ही आसानी से भी ले जाया जा सकता है। इसके वजन की बात करें तो लगभग 25 टन के आसपास इसका वजन है और सभी परीक्षण के बाद में फ्रेंड्स 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो जोरावर हाल ही में इसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। क्या है? ये एक लाइट टैंक है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई। NPS वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत जो है नई दिल्ली से करी है। NPS वात्सल्य योजना की घोषणा जो है वो इस बार बजट 2024 में की गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में भी रही है। NPS वात्सल्य योजना की बात करें कि ये योजना क्या है, तो एक प्रकार की पेंशन स्कीम है जो कि बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों के माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए इस योजना का फायदा ले सकते हैं। ये योजना जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों में वात्सल्य खाता जो है वो खोला जाएगा, जिसमें सालाना मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। इसका मोटिव क्या है? फ्यूचर जनरेशन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि NPS वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी शूटिंग की खिलाड़ी जो है मनु भाकर, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है। मनु भाकर आप सभी को पता ही है कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जो है वो अपने नाम करे थे। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में और 10 मीटर एयर पिस्टल एकल प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। हाल ही में मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा शुक्र मिशन जो है वीनस मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, वीनस मिशन जो है ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने इसरो के वीनस मिशन को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी है। इसरो का जो वीनस मिशन है, शुक्र मिशन है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मार्च 2028 में लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्र मिशन के लिए भारत सरकार ने 1236 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान करे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से चंद्रयान 4 मिशन को 2104 करोड़ रुपए जो है वो भी प्रदान किए गए हैं। चंद्रयान 4 मिशन का मकसद क्या है? चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल जो है वो लेकर अर्थ पर वापस आना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वीनस मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2028 में। अगला क्वेश्चन है, जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। किस देश के? जॉर्डन। बी आंसर सही होगा। जाफर हसन को वहां के देखिए पूर्व प्रधानमंत्री बिशर खासावने के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जॉर्डन एक दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित देश है जिसकी राजधानी है अम्मान। ओके, नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, 1989 ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद को दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर SSB का महानिदेशक बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG जो है वो बनाया गया है। SSB के महानिदेशक के तौर पर अमृत मोहन प्रसाद का कार्यकाल जो होगा वो अगस्त 2025 तक रहेगा। SSB सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो ये नेपाल और भूटान सीमा पर देश की रक्षा करता है। इसका गठन 20 दिसंबर 1963 में हुआ था। तो SSB का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है?
तो दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज सुरेश कुमार केत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट की बात करें तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 217 जो है वो इससे रिलेट करता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस सुरेश कुमार केत को हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट कौन है? तो मोहना सिंह जो है वो इंडियन एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू स्क्वाड्रन को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। मोहना सिंह ने तेजस विमान को राजस्थान में चल रहे वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान उड़ाया है। साल 2016 में पहली बार 3 महिला लड़ाकू पायलटों को वायुसेना में शामिल किया गया था। इन 3 महिला लड़ाकू पायलटों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह जो है वो शामिल थी। 2020 में इन तीनों लड़ाकू पायलटों को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तेजस की बात करें यहाँ पर लड़ाकू विमान की तो मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के 31वें एडिशन का आयोजन जो है इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। इस प्रतियोगिता में अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम किया है। किसने? ध्रुवी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो कि भारतीय मूल की महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। ध्रुवी पटेल ने हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम GS के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट GK, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? फ्रेंड्स, हाल ही में एक देश एक चुनाव समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी जो है वो प्रदान करी है, जिसके बाद यह रिपोर्ट जो है शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। एक देश एक चुनाव समिति की बात कर रहे हैं हम, तो देश में सभी स्तरों के चुनाव जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत या फिर अन्य जितने भी हमको चुनाव देखने को मिलते हैं, उनको एक साथ करने के उद्देश्य से 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च 2024 में सबमिट करी थी। एक देश एक चुनाव का उद्देश्य क्या है? भारत में हर साल होने वाले अलग अलग चुनावों की संख्याओं को कम करना, संसाधनों की इससे बचत होगी, पैसा बचेगा, समय बचेगा और बार बार जो ये प्रशासनिक कार्य चलते हैं उसमें चुनाव के दौरान जो बाधाएं देखने को मिलती है, रुकावट देखने को मिलती है, उसमें भी कमी होगी। देखिए फ्रेंड्स, देश में पहले भी एक साथ चुनाव जो है वो हुआ करते थे। 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते थे। फिर 1968-69 के बाद से एक साथ चुनाव होना बंद हो गए थे, क्योंकि कुछ विधानसभाएं जो थी वो अलग अलग कारणों से भंग कर दी गई थी। तो पहले भी देश में एक साथ चुनाव हुआ करते थे। फिर से वही सिस्टम को लाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है मार्च में दी और अब कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी प्रदान की है।
किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किया गया था? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। सी आंसर। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 23वें जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 में इनका आयोजन होना है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में देखिए इनका आयोजन किया जाना था, परंतु वहां पर किसी कारणों से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने आयोजन से मना कर दिया है, जिसके बाद 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया जाएगा। कहां पर? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। इससे पहले भी 2014 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन जो है स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया गया था, तो यहाँ पर स्कॉटलैंड बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो 2022 में इसका आयोजन हुआ था। भारत उस कॉमनवेल्थ गेम में 2022 के 4th नंबर पर रहा था, जिसने गोल्ड मेडल 22 जीते थे, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 23। कुल मिलाकर 61 मेडल जो है भारत ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम में जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है हर 4 सालों में किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल में राष्ट्रमंडल के सदस्य देश जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये सदस्य देश कौन कौन से होते हैं? देखिए, राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन वो प्रेजेंट में बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक है, भारत में भी इसका आयोजन हुआ था 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में टाइम्स ट्रेवल ने एशिया के फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल की घोषणा की। टाइम्स ट्रेवल ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल के रूप में घोषित किया है। अंकोर वाट की बात करें तो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। मूल रूप से यह हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि यह बाद में एक बौद्ध स्थल जो है वो बन गया है। साल 1992 में अंकोर वाट को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। तो एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया है? अंकोर वाट को। ये आंसर कहां पर स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत इनमें से किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस भेजा है जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की उन्होंने मांग की है। भारत का कहना है कि फंडामेंटल अनएक्सपेक्टेड बदलावों के कारण इस ट्रीटी पर दोबारा विचार करना मतलब रिव्यू करना जरूरी है। सिंधु जल संधि की बात करें तो इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को सुलझाना था। इस संधि को विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। सिंधु जल संधि पर सितंबर 1960 में पाकिस्तान के कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल संधि की बात करें तो इसमें नदी प्रणाली का बंटवारा किया गया था। सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी नदियां जो थी ईस्टर्न रिवर, रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार जो है वो दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि सिंधु, झेलम और चेनाब की बात करें तो इन नदियों के पानी का प्रमुख हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन भारत को कुछ सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है, जैसे कि बिजली उत्पादन, सिंचाई, इन सब कामों के लिए। इस प्रकार इस संधि ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए पानी का 80% पाकिस्तान को आवंटित किया, जबकि 20% भारत को आवंटित किया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक नोटिस भेजा है जिसमें 1960 की इस ट्रीटी पर समीक्षा और संशोधन करने की मांग की गई है। इसीलिए ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है। तो रावी का है, व्यास का है, सतलुज का है, झेलम का अधिकार नहीं है। तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू करी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाएं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना और आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करी है। दोनों को समझते हैं हम। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस योजना में महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप को मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं के स्टार्टअप को सेल्फ रिटेंड और इंडिपेंडेंट बनाना। वहीं आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र की भी प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान करेगा। इसके तहत पूरे राज्य में हर साल लगभग 1.5 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी।
तो किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू करी है? महाराष्ट्र सरकार ने। बी आंसर। क्वेश्चन है, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में ही गुजरात राज्य में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन जो है नमो भारत रैपिड रेल उसकी शुरुआत करी है। वंदे मेट्रो ट्रेन भुज से अहमदाबाद के मध्य शुरू की गई है। वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। वंदे भारत की बात कर रहे हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम ट्रेन 18 था। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि इंजन लेस ट्रेन है। इस ट्रेन को पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का नाम क्या है? एमपॉक्स की बात करें फ्रेंड्स तो जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है। यह एक पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है जो कि चेचक जो स्मॉल पॉक्स होता है उस वायरस के समान ही होता है। इस बीमारी में शरीर पर रैशेज, दाने ये हमको देखने को मिलते हैं। एमपॉक्स बीमारी की बात करें तो 2024 में ये बीमारी जो है अफ्रीकी देश में तेजी से फैलने लगी है, जिसके बाद 14 अगस्त 2024 को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में भी घोषित किया था। अफ्रीका के बाद ये बीमारी जो है अफ्रीका महाद्वीप के अलग अलग देशों में फैलने लगी, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? MVA-BN वैक्सीन। इसका पूरा नाम है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बवेरियन नॉर्डिक। MVA-BN एक तीसरी पीढ़ी की वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स जो चेचक के उसके खिलाफ बनाई गई हैं। ये वैक्सीन जो है 2 डोज में 18 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ मतलब मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसके खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का नाम है MVA-BN वैक्सीन। ए आंसर। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सुभद्रा योजना जो है ये रिलेट करती है ओडिशा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 74वें जन्म दिवस पर सुभद्रा स्कीम की शुरुआत की है। यह ओडिशा सरकार की योजना है जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर वर्ष 10,000 रुपये की मदद की जाएगी। इस योजना के जो लाभार्थी होंगे उनको एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक 55,000 करोड़ का बजट जो है वो तय किया है। वर्तमान में अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन मांझी हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना है। शिगेरू इशिबा को पूर्व प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के स्थान पर चुना गया है। इनका जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल होगा वो 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पर शिगेरू इशिबा। डी आंसर। किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 2011 में की गई थी। हाल ही में 2024 में इसका आयोजन चाइना में किया गया। फाइनल जो हुआ था वो चीन और भारत के बीच में हुआ था। चीन को हराकर भारत ने 5वीं बार फ्रेंड्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले 2011, 2016, 2018 और 2023 में भारत ये टूर्नामेंट जीत चुका है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो वो दिया गया भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को। तो 2024 एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। फाइनल जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन इसमें से हमको चुनना है। फ्रेंड्स पेरिस पैरालंपिक 2024 और पेरिस ओलंपिक 2024 ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम से पहले। दोनों टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है अच्छे से, उसके अंदर डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है। पेरिस पैरालंपिक 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को भी डिस्कस किया है उस वीडियो में। यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम देखिए सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पूछा जा रहा है कि पदकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन हुआ था और पैरालंपिक के इतिहास में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 2024 में। अगर हम बात करें कि पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई थी तो 1960 में रोम इटली से इसकी शुरुआत हुई थी और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 17वां एडिशन था इस बार 2024 में इसका। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ था।
पदक तालिका में बात करें तो भारत 18वें स्थान पर आए। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 29 मेडल अपने नाम करें। कितने? 29। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पदकों के संदर्भ में यहाँ पर सी वाला कथन बिल्कुल सही है। पहले स्थान पर देखिए मेडल टैली में चाइना रहे, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहे। 7 एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। अभी बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ, डिटेल में आपको पेरिस पैरालंपिक 2024 के वीडियो में बताया गया है। अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड, सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है, हरविंदर सिंह ने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है और आर्चरी में पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता एंड नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो F41 इवेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएस ओपन 2024 का मेल और फीमेल सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक वाला वीडियो दे रखा है, आप बस वो वीडियो देख लीजिएगा। साल में जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों ग्रैंड स्लैम के मेंस एंड वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है ये आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छी सी ट्रिक बना रखी है मैंने। यहाँ पर यूएस ओपन 2024 की बात हो रही है, तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के प्लेयर है। वहीं वुमेन सिंगल की बात करें तो विनर कौन रही है? अरेना सबलेंका रही है। किस देश से आती है अरेना सबलेंका? बेलारूस से आती है। तो यहाँ पर जेनिक सिनर एंड अरेना सबलेंका, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये ओडिशा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। एक प्रकार का फसल उत्सव त्योहार है ये। हाल ही में अभी 8 सितंबर को ओडिशा राज्य में ये त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। नुआखाई जो फसल उत्सव है ये ओडिशा मतलब पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया खाना। इस उत्सव के दौरान नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ मिलकर फसल का पहला चावल खाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ओडिशा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ये हाल ही में अभी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ओलंपिक निशानेबाज राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। राजा रणधीर सिंह, यहाँ पर डी आंसर। एशियाई ओलंपिक परिषद की बात करी हमने, तो एशिया में खेलों को लेकर एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कुवैत सिटी में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है? तो नेपाल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। इसी साल जून 2024 में पेराग्वे गणराज्य जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। उद्देश्य क्या है इसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और इसके लिए जो प्रौद्योगिकी है उसमें सुधार करना। तो हाल ही में अभी नेपाल जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में अभी 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी इस बार? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस समिट के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी इस बार? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वो आयोजित की गई। इस बैठक में कई इंपॉर्टेंट फैसले भी लिए गए, जैसे बीमा पर 18% जीएसटी दर की समीक्षा के लिए एक मंत्रियों के समूह के गठन की घोषणा की गई। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% की गई। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया। तो इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। बात करते हैं जीएसटी परिषद की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी परिषद का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 279A में है। ये आर्टिकल जो है जीएसटी परिषद के गठन और उसके कार्य और अधिकारों को निर्धारित करता है।
इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की वित्त मंत्री करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। जीएसटी जो है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को हमारे संविधान में ऐड किया गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की है केंद्रीय वित्त मंत्री यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट में शामिल है? तो न्यूयॉर्क स्थित पत्रिका टाइम ने एआई 2024 में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जो है वो जारी करी है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इनको स्थान दिया गया है। इनके अलावा अभिनेता अनिल कपूर को भी यहाँ पर लिस्ट में शामिल किया गया है। सुंदर पिचाई जो कि गूगल और अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ है, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया है। एआई 2024 में टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट की बात करें तो ये इसका सेकेंड एडिशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये रैंक करता है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने करी है? कैमरून के फिलेमोन यांग ने। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6 अंग हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और ट्रस्टशिप परिषद। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो कैमरून के फिलेमोन यांग ने। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 2024 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 2024 का आयोजन किया गया। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन जो है ओमान के सलाला में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। अल नज़ा की बात करें तो हर 2 साल में आयोजित होने वाला ये युद्ध अभ्यास है और ये अभ्यास थल सेनाओं के मध्य किया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो भारत और ओमान के बीच। सी आंसर। कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रिडिक्शन को और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में अभी कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान करी है। इस मिशन के लिए कैबिनेट ने 2 साल के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देश को मौसम के प्रिडिक्शन मतलब पूर्वानुमान और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी गई है। इससे भारत के मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान, अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मिशन मौसम को हाल ही में अभी मंजूरी दी गई। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव को मंजूरी दी है। पीएम ई ड्राइव योजना के फुल फॉर्म की बात करें तो पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम है। इस योजना के लिए 2 वर्ष की ड्यूरेशन के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ व्हीकल को चलाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? पीएम ई ड्राइव। हाल ही में किस राज्य में झांझकर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो झांझकर महोत्सव 2024 का जो 9वां संस्करण था ये आयोजित किया गया अभी लद्दाख में। ये महोत्सव स्थानीय परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं को प्रदर्शित करने वाला एक मीडियम है। इस झांझकर महोत्सव के दौरान मुकुटा नृत्य उत्सव का आयोजन भी किया जाता है जो कि एक मुख्य आकर्षण केंद्र होता है जिसमें लोग मुकुटा पहनकर नृत्य करते हैं। इस महोत्सव के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्रों का प्रदर्शन और इसके अलावा याक दौड़ भी आयोजित की जाती हैं। तो किस राज्य में झांझकर महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? हाल ही में अभी लद्दाख में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 ड्यूरेशन के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के अंतर्गत लगभग 62,500 किलोमीटर की सड़क बनाने जाने का लक्ष्य लिया गया है
जिसके लिए लगभग 70,000 करोड़ का बजट जो है वो प्रस्तावित है। इसमें केंद्र का हिस्सा जो होगा वो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का होगा और राज्यों का जो हिस्सा होगा वो 20,000 करोड़ के आसपास होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था 2005 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलग अलग चरणों को डिस्कस करें तो पहला चरण 2001 में शुरू हुआ था, दूसरा चरण 2013 में, तीसरा चरण जो था वो 2019-20 से 2024-25 के बीच में चला और अब चौथे चरण को मंजूरी दी है जो कि 2024-25 से चलेगा 2028-29 तक। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर के हेमा समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करी है। के हेमा समिति की इस रिपोर्ट में काफ़ी गंभीर मुद्दों का खुलासा जो है वो देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों का खुलासा किया गया है। के हेमा समिति की बात करें तो इसका गठन 2017 में हुआ था। केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो यहाँ पर के हेमा समिति का संबंध पूछा गया है कि किस क्षेत्र से हैं, तो फिल्म उद्योग से संबंधित हैं, फिल्म इंडस्ट्री। अगला लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता है? तो फ्रेंड्स, डूरंड कप 2024 का फाइनल जो हुआ था वो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हराकर डूरंड कप का पहला टाइटल जो है वो अपने नाम किया है। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका ये पहला टाइटल है। 2024 में डूरंड कप का ये 133वां एडिशन था। डूरंड कप की बात करें तो फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है एक, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो है मोहन बगान। 17 बार डूरंड कप का टाइटल जीत रखा है इन्होंने। 2024 में डूरंड कप का टाइटल जो है ये किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्य यतो धर्मस्तो जय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए ध्वज की बात करें तो इसका रंग नीला है। झंडे पर हमको अलग अलग चिन्ह देखने को मिलते हैं, अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान। इस फ्लैग पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ यतो धर्मस्थो जय देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यतो धर्मस्थो जय का मतलब होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, और ये श्लोक लिया गया है महाभारत से। और यही पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ से लिया गया है? यतो धर्मस्थो जय महाभारत से लिया गया है। सी आंसर। वरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो वरुण अभ्यास की बात करें तो एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। 2024 में वरुण अभ्यास का ये 22वां एडिशन था। इसका आयोजन 2 से 4 सितंबर के बीच में भूमध्य सागर में किया गया। भारत की ओर से इसमें INS विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया था। वरुण अभ्यास की बात करें तो 1993 से शुरू हुआ था। भारत और फ्रांस की 9 सेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। तो भारत और फ्रांस के बीच में। तो यहाँ पर सी आंसर। किस राज्य में पत्थरमार गोटमार मेला आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश राज्य के पांडुर्णा में गोटमार मेला आयोजित किया गया। मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ होता है पत्थर मारना, इसलिए इस मेले को पत्थरमार मेला भी कहा जाता है। ये मेला जो है पोला त्योहार के दूसरे दिन भद्रपक्ष अमावस्या पर जाम नदी के किनारे लगता है। इस मेले के दौरान पांडुर्णा और सावर गांव के लोग जो है एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, इसीलिए इस त्योहार को पत्थरमार मेला जो है वो कहा जाता है। नदी के बीच में एक झंडा लगा दिया जाता है और नदी के छोरों पर दोनों गांव के लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और नदी के बीच लगे झंडे को उतारने का प्रयास करते हैं। जो भी पहले उतार लेता है झंडे को वो विजेता हो जाता है। हाल ही में अभी इस मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ए आंसर। केंद्र सरकार ने 23rd विधि आयोग का गठन किया। 23rd विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा? 23rd लॉ कमीशन। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में 23rd लॉ कमीशन के गठन की अधिसूचना जो है वो जारी करी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये वो निकाय होता है जो कानून या फिर संसद द्वारा स्थापित नहीं होता है। इसे किसी विशिष्ट अधिनियम या फिर विधि के तहत स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि यह सरकारी आदेशों या फिर नीतियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लानिंग कमीशन भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब तो प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुकी है, बट उसी तरीके से ये एक निकाय हैं, लॉ कमीशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कानूनी सुधारों हेतु कार्य करना। अगर हम पहले विधि आयोग की बात करें, फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करें, तो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन आयोग जो है 1955 में अटॉर्नी जनरल MC सितलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और इससे पहले जो 22वां विधि आयोग था, 22वां लॉ कमीशन, उसका गठन फरवरी 2020 से अगस्त 2024 के बीच में किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 23rd लॉ कमीशन का कार्यकाल कितना होगा? तो 3 सालों का होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो भारत सरकार ने सोयाबीन के प्रोडक्शन से रिलेटेड 2023-24 के लिए न्यू डेटा जो है वो जारी किया है। इस न्यू डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रोडक्शन जो है वो सर्वाधिक रहा है। मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में लगभग 42% अपना योगदान देता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य का दर्जा दिया गया है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है देश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिंदल ग्रुप की मालिकन सावित्री देवी जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। सावित्री देवी जिंदल की प्रॉपर्टी जो है लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सावित्री देवी जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला हैं। ओवरऑल अगर हम भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट देखें तो मुकेश अंबानी पहले नंबर पर आते हैं, उनके पास 125 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। गौतम अडानी सेकंड नंबर पर आते हैं, जिनके पास 123 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर शाहपुरजी मिस्त्री आते हैं, जिनके पास 43 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। और चौथे नंबर पर आती है सावित्री देवी जिंदल, जिनके पास 33 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। तो यहाँ पर सावित्री जिंदल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक जो है वो पारित किया गया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर से देखिए हाल ही में अभी बलात्कार और हत्या के मामले में भारी विरोध जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक जो है वो पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा इस नए विधेयक के लिए आपराधिक संहिता भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इस विधेयक को लाने का मकसद क्या है? दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना। देखिए, इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में कुछ संशोधन भी किया गया है। धारा 64 क्या कहती है कि दुष्कर्म के दोषी को कम से कम 10 साल की सजा दी जाएगी। इसे संशोधित करके बंगाल के कानून में सजा की अवधि को दोषी के जीवन की शेष अवधि या फिर मृत्युदंड तक बढ़ाया जा सकता है, ये मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, किस राज्य की विधानसभा में बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आता है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों को विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत के नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन 5 से 6 सितंबर के बीच में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है कि एनर्जी की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कोल और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड, सोलर, उनको बढ़ावा देना और नवीन तकनीकों का विकास करना। ठीक है, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं? तो बेंगलुरु के तैराक के सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को तैरकर देखिए पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो 49 साल की उम्र में यह रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इंग्लिश चैनल जो है ये यूरोप में एक जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। ये उत्तर सागर को अटलांटिक महासागर से कनेक्ट करता है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने 15 घंटे 6 मिनट में ये डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करी है और इसी के साथ इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए सिद्धार्थ अग्रवाल।
इससे पूर्व देखिए महाराष्ट्र की 16 वर्षीय जिया रॉय जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक भी बनी थी। वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिद्धार्थ अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिशेल बर्नियर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ये? फ्रांस के। मिशेल बर्नियर की बात करें तो दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के ये सदस्य हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ओणम त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हाल ही में फ्रेंड्स अभी 9 सितंबर को ये ओणम त्योहार शुरू हुआ था। 10 दिनों का ये एक त्यौहार होता है जो कि सितंबर मंथ में आयोजित किया गया। ओणम त्यौहार 10 दिनों तक राजा महाबली के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल का एक प्रमुख फसल त्यौहार है। इस वर्ष ओणम त्यौहार जो है ये 9 सितंबर से शुरू हुआ और 10 दिनों तक चला। ये मलयालम कैलेंडर के माह चिंगम के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त के बीच से लेकर सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम त्यौहार के पहले दिन को अथम कहा जाता है। ओणम त्यौहार के इस 10 दिनों के दौरान कई इवेंट जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि नौका दौड़, बाघ नृत्य, मुकुटा नृत्य, महिला नृत्य, फूलों की रंगोली, अलग अलग इवेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। राजा महाबली केरल के राजा थे। कहा जाता है कि त्यौहार के दौरान राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में यह त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओणम त्यौहार की बात हो रही है, किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हाल ही में अभी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में इन्होंने संशोधन करते हुए यह डिसीजन लिया है कि महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार में अवसर प्रदान करना, साथ ही पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना। तो 33%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक हाल ही के दिनों में चर्चा में रही जनजाति क्यों रही? देखिए, नागालैंड की जनजाति है। नागालैंड की कोन्याक जनजाति ने असम सीमा मानचित्र में सुधार की मांग करी है। कोन्याक जनजाति की बात करें तो नागालैंड के नागा समुदाय का एक प्रमुख उप समुदाय है। कोन्याक जनजाति के लोग जो है अपने चेहरे पर गोदाई की स्याही से पहचाने जाते हैं। इस जनजाति के लोग जो है कोन्याक नृत्य करते हैं और लकड़ी की मूर्तियां भी बनाते हैं। तो हाल ही के दिनों में इस जनजाति ने असम सीमा मानचित्र में सुधार की मांग करी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? नागालैंड की। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किए गए हैं। अगर हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। 1957 से ये शुरू हुआ था। पहली बार 1958 में दिया गया था। एशिया के उन व्यक्ति और संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले अगर पहले भारतीय की बात करें तो वो है विनोबा भावे। 1958 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें, जो 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 व्यक्तियों को और एक ग्रुप को ये पुरस्कार दिया गया है। जापान के हयाओ मियाजाकी को पर्यावरण संरक्षण और फिल्म निर्देशक में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। दूसरा गुयेन थी नोक फुओंग को, जो कि वियतनाम से आते हैं, चिकित्सक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया के फरवीजा फरहान को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया। थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया गया। और भूटान के कर्मा फुनशो को भूटान में अकादमिक कार्यों के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो दिख रहा है हमको चौथा ऑप्शन हयाओ मियाजाकी, जो कि जापान से आते हैं। पर्यावरण संरक्षण और फिल्म निर्देशक में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप OSS पैकेज लेना चाहते हैं करंट अफेयर का ईयरली पैकेज, तो आप वो भी ले सकते हैं। 199 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है। ये साल भर का आपको इसमें करंट अफेयर मिल जाता है। करंट अफेयर की ई बुक, जो मैं मंथली करंट अफेयर का वीडियो देता हूँ आपको, इसका PDF एंड मॉक टेस्ट,
तो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसके अलावा इस OSS पैकेज में हम नई नई चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर के, जो पिछले 5 सालों के अंदर पूछे गए हैं, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके के करंट अफेयर जो है किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप सभी को मैंने बताया ही है कि 100 आवर जो GS का कोर्स है मेरा, वो अवेलेबल होने जा रहा है दिवाली से। आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस कोर्स को लें और अच्छे से स्टडी करें। जो GS में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।